इन दस्तावेजों के जरिए उस समय की तस्वीर को थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है 1923 के मशहूर झंडा सत्याग्रह से। पहला कदम वो जबलपुर में उठाया गया मार्च 1923 में। हाँ, कांग्रेस ने तिरंगे को तब तक राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक बड़ा प्रतीक बना लिया था। सही। तो जब जबलपुर के टाउन हॉल पर यह फहराया गया, अंग्रेज कमिश्नर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उतरवाने का हुक्म दे दिया। और कांग्रेस के सदस्य अड़ गए। हाँ, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। नतीजा गिरफ्तारियां हुई और बस सत्याग्रह शुरू हो गया। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ झंडे की लड़ाई नहीं थी, ये असल में अंग्रेजी हुकूमत को सीधी पर अहिंसक चुनौती थी। बिल्कुल। तिरंगा उस वक्त आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निशान बन गया था। फिर ये आग आगे भी फैली। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में एक राजपूत सम्मेलन था। वहां भी टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया गया। अच्छा। और देखते देखते ये आंदोलन नागपुर तक पहुंच गया। वहां 13 अप्रैल से जमनालाल बजाज ने कमान संभाली। और इसमें फिर छत्तीसगढ़ के शहर भी शामिल हुए। हाँ, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, हर जगह से सत्याग्रही पूरे जोश से इसमें शामिल हुए। ये दिखाता है कि आजादी की जो भावना थी वो सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं थी, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी तेजी से पहुंच रही थी। और रायपुर का योगदान भी काफी अहम था। यहाँ से करीब 100 लोग गए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। 100 लोग? ये बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से। हाँ, और इनमें कई जाने माने नाम थे। पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ शिवदास डागा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास, कई लोग थे। सिर्फ नेताओं का नहीं, आम लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जुड़ना ये बताता है कि आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हो रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि 18 अगस्त 1923 को विठल भाई पटेल और अंग्रेज अफसरों के बीच एक समझौता हुआ और गिरफ्तार लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई गई। संघर्ष का नतीजा अक्सर ऐसा ही होता था। फिर अगले साल 1924 में दुर्ग जिले में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही की, पर लगता है कुछ आपसी मतभेद थे जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाया। ऐसा होता है, राजनीतिक आंदोलनों में मतभेद स्वाभाविक हैं। उसी साल रायपुर में एक और घटना हुई, थोड़ी तनाव वाली। मुहर्रम का जुलूस निकलना था, लेकिन उसका रास्ता शिव मंदिर के पास से गुजरता था। इसको लेकर विवाद हो गया। अच्छा। खैर, अंग्रेज अधिकारियों ने बीच बचाव करके मामला संभाला। ये घटनाएं उस दौर के समाज में जो तनाव थे, चाहे वो राजनीतिक हों या कभी-कभी सांप्रदायिक, उनकी तरफ इशारा करती हैं। मुझे याद है धमतरी में भी अक्टूबर 1924 में ऐसा ही कुछ हुआ था, मस्जिद के सामने बाजा बजाने को लेकर। हाँ, ये चुनौतियां थीं, लेकिन एकता की कोशिशें भी चल रही थीं। जैसे 18 नवंबर 1924 को रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। हाँ, मौलाना शौकत अली अध्यक्ष थे। करीब 2000 लोग आए थे। मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। और इसी के साथ साथ समाज के अंदर जो एक और बड़ी लड़ाई चल रही थी, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप अछूतोद्धार आंदोलन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 8 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यह आंदोलन छेड़ा। दलितों के सामाजिक बराबरी के हक की लड़ाई। हाँ, राजिम के राजीवलोचन मंदिर में उनके प्रवेश की कोशिश हुई थी। हाँ, और जाहिर है विरोध तो हुआ ही होगा। बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा। लेकिन पंडित नारायण राव मेघावाले जैसे लोगों का साथ भी मिला। और इसी सिलसिले में रायपुर में सतनामी आश्रम भी स्थापित हुआ। और कहते हैं गांधी जी ने शर्मा जी को गुरु की उपाधि दी थी। हाँ, उनके इसी सामाजिक सुधार के काम से प्रभावित होकर। तो देखिए कैसे आज़ादी की लड़ाई, सांप्रदायिक एकता की कोशिशें और समाज सुधार, ये सब धागे एक तरह से आपस में उलझे हुए थे, जुड़े हुए थे। अब जरा स्थानीय सरकार की तरफ आते हैं। रायपुर जिला परिषद 1927 के बाद वहां भी कुछ टकराव शुरू हुआ। हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल अध्यक्ष थे तब। और सरकार का आरोप था कि वो परिषद का इस्तेमाल गांव में राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं और शिक्षा जैसे जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे रहे। ये असल में वही टकराव था, स्थानीय संस्थाओं पर राष्ट्रवादियों का बढ़ता असर और ब्रिटिश प्रशासन की चिंता। वो नहीं चाहते थे कि ये परिषदें राजनीतिक जागृति का मंच बने। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 26 अक्टूबर 1930 को सरकार ने परिषद को ही 3 साल के लिए भंग कर दिया। अच्छा, और युवाओं को भी तो जोड़ने की कोशिशें हो रही थी। हाँ, 1928 में रायपुर में यूथ लीग बनी। किसने बनाई थी ये? इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, मौलाना अब्दुल रऊफ और यतनलाल जैन भी थे। मकसद था नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना। और फिर 1930 का वो आंदोलन कर 9-2 और पट्टा मत लो। हाँ,
ये एक तरह से देश भर में जो सविनय अवैधा आंदोलन चल रहा था उसी का हिस्सा था। लेकिन इसकी जड़ें छत्तीसगढ़ की स्थानीय समस्याओं में थीं। मतलब जमीन और टैक्स से जुड़ी। बिल्कुल। सरकार की नई जमीन बंदोबस्त नीतियां थीं, टैक्स थे, उनका विरोध था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने गांव-गांव घूमकर लोगों को इसके लिए तैयार किया था। ये राष्ट्रीय आंदोलन और स्थानीय मुद्दों का एक मिला-जुला रूप था। तो कुल मिला के देखें 1923 से 1930 का ये जो दौर था, ये रायपुर क्षेत्र के लिए बड़ी उथल-पुथल और बदलाव का समय था। झंडा सत्याग्रह से राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठी, स्थानीय प्रशासन में संघर्ष हुए, किसानों ने भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। बिल्कुल सही। ये सारी घटनाएं जो शायद ऊपर से अलग-अलग दिखती हैं, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ये सब असल में भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई और छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय पहचान बनने की कहानी के आपस में जुड़े हुए हिस्से थे।